हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज अशिका। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो चलिए आज आप लोग को एक लेसन प्रोवाइड करती हूँ जो कि सिक्योरिटी की होगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि 4 बजे आज आप लोग का योजना वाली मैगजीन आई थी नवंबर मंथ की, बट उसमें बीच में वॉइस ही गायब हो गई। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें वॉइस नहीं था, तो इसलिए मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। बट आप आज का दिन आपके लिए कोई भी लेसन ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी लेसन जो कि सिक्योरिटी का 2 आर्टिकल है यहाँ पे। एक तो देखेंगे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो कि 2020 का है नया, और पायरेसी जो कि इंडियन ओशन रीजन में जो पायरेट्स होते हैं, पायरेसी किस तरीके से चल रही है इसके बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, 2 ही आर्टिकल है, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसे मुझे री रिकॉर्ड करना होगा योजना मैगजीन को, तो उसे री रिकॉर्ड करके मैं आपको कल परसों तक उसे फिर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, उनके द्वारा ये अनवील किया गया है। और पहले इसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कहा जाता था। ठीक है, तो यही चीज़ है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें रखी गई है, इसमें फीचर्स क्या क्या है, पहले इसको समझिए। डैप कहा जा रहा है, पहले डीपीपी था, यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर थी, या फिर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है। यानी कि डिफेंस रिलेटेड आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ जितने भी वेपन्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और डिफेंस सेक्टर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी चीज़ों को हम लोग एक्वायर करते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मिसाइलें क्यों ना हो, चाहे वो हम लोग फाइटर जेट ही क्यों ना दूसरे कंट्री से एक्वायर करते, तो उसी के लिए यहाँ पे प्रोसीजर रखा गया है। तो डैप की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की विज़न है। जैसे गवर्नमेंट हर एक सेक्टर्स में अब आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रही है, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं। आज भी देखते हो आप लोग कि हम लोग जितनी भी मिसाइल वगैरह है, S-400 की बात कर लो जो कि रशिया से डील किए हैं, तो बहुत सारी मिसाइल्स है जो कि हम लोग रशिया से, इजराइल से, ये सारे कंट्री से परचेज़ करते हैं। बट क्यों, कैसा रहेगा अगर हम लोग यही सारे सॉरी मिसाइल में बोल रही हूँ, ये सारे फाइटर जेट हो गए, जेट प्लेन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने लगे तो कैसा होगा? अच्छा होगा ना, क्योंकि किसी और कंट्री पे हम लोग को डिपेंड नहीं होना होगा, हमें इतने महंगे महंगे जो है परचेज़ नहीं करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात इसमें भी रखी गई है, डिफेंस सेक्टर में भी। तो जो सरकार का यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, इसमें क्या है कि हम लोग के अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एम्पावर करना है। और एम्पावर कैसे करना है कि इससे पहले हमारी जो एक कहते हैं ना कि पिलर हमारा बन चुका था, यानी कि आप लोग जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो सिलेबस को कंप्लीट करने, आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आप लोग सिलेबस देखते हो। तो सिलेबस देख के आप लोग ये समझ जाते हो कि किस किस बुक को आप लोग को पढ़ना है, सारे बुक्स आप लोग जुगाड़ कर लेते हो, है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बननी है डिफेंस सेक्टर में। तो सरकार के द्वारा 2015 में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था, जिसका मेन एम यही था कि हम लोग को अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करना है। तो ये एक अल्टीमेट एम है कि इंडिया को अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनानी है। इसका एम और भी आप देखो कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं डैप की, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में, तो इसका एम है कि हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि मेनली एम्फेसिस किस चीज़ में दें, तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री फ्रेंडली हो हमारे यहाँ, यानी कि ऐसा इंडस्ट्री हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसमें कि लोग अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सके, साथ ही किसी भी इंडस्ट्री में जो है हमारे यहाँ वो इन्वेस्ट कर सके। तो सिंप्लीफाई करनी है प्रोसेस को, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में अगर आप लोग को बिज़नेस स्टार्ट करनी है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो इंडिया में अगर स्टार्ट करने आते हैं बिज़नेस, तो उनको 27 फॉर्म्स भरने होते हैं। 27 फॉर्म्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना होता है, तभी वो यहाँ पे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑटोमेटिकली, आप समझ रहे हो कि ये लॉन्ग प्रोसेस है। वहीं अगर और भी कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तो इसमें बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना 2-3 फॉर्म ही भरने होते हैं। तो क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे? तो यही बात है कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, डेलीगेशंस, रिड्यूस टाइमलाइन, और यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेस बनाना है जिसमें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री फ्रेंडली हो। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि ये इफेक्ट में कब से आएगा, तो 1 अक्टूबर 2020 से आ चुका है, और सुपरसीड करेगा जो पहले हमारे यहाँ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था, उसी को अब हटाकर उसी की जगह पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लाया गया है। जो फर्स्ट यहाँ पे डीपीपी था, यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो था, उसको 2002 में ही बनाया गया था। फिर उसको टाइम टू टाइम कई बार इसको रिवाइज भी किया गया है। 2019 के अगस्त में अगर हम लोग देखें, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया था, और इसमें जो है ना एक अपूर्व चंद्र
के अंडर में एक कमेटी बनाया गया था और उन्हीं के तहत यहाँ पे आपका डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को प्रिपेयर किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की बात करूँ तो ये टाइमली एक्विजिशन होगा। कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर कोई सिस्टम है या फिर प्लेटफॉर्म है जो भी हमारे आर्म फोर्सेस को ज़रूरत है, तो उनको टाइमली हम लोग एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। और कैसे, तो उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, उनका क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये देखेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। यानी कि जितना भी हम लोग ने बजटरी एलोकेट किया है, बजटरी रिसोर्सेज में जितना भी हम लोग ने एलोकेट किया है उसका यहाँ पे ऑप्टिमम हम लोग यूटिलाइज करेंगे। डैप की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल एक्विजिशन को भी, सारे कैपिटल एक्विजिशन जितना भी हम लोग कर रहे हैं, जो काम और लैंड जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है उसको छोड़कर साथ ही साथ जितना भी हम लोग कैपिटल एक्विजिशन कर रहे हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो या तो वो हमारे यहाँ की सोर्सेज होगी या तो फिर हम लोग एक्स इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपका रिलीफ दिया गया है, यानी कि मेडिकल जो इक्विपमेंट है उसको आप बाहर रखकर डैप के अंदर जो है सारे कैपिटल एक्विजिशन को कवर किया जाएगा। तो ये सारे कुछ मेन फीचर्स हैं। अब की पॉइंट समझते हैं कि एक्चुअली इस पॉलिसी में बातें रखी क्या गई है। सबसे पहला है कि ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज्ड है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे कि 15 साल पुराना जो पॉलिसी था उसको चेंज किया गया है। कुछ क्लॉजेस यहाँ पे रिमूव किए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो यहाँ पे डिफेंस डील है उसको रखा गया है। सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है कि आर्म्स वगैरह या फिर मिलिट्री जो प्लेटफॉर्म है आर्म फोर्सेस के लिए उसको प्रोक्योर किया जाएगा। ऑफसेट गाइडलाइंस की अगर बात करें तो इसको भी रिवाइज किया गया है। जो पहले हमारा डीपीपी में जो गाइडलाइंस था उसको रिवाइज करके आज के डेट में हमारा डैप है उसमें कुछ न्यू गाइडलाइंस लाया गया। वहीं अगर प्रेफरेंस देखें तो प्रेफरेंस यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट जो डिफेंस प्रोडक्ट है ना उसको मैन्युफैक्चर में दिया जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी डिफेंस प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट मैन्युफैक्चर पे फोकस किया जाएगा और कंपोनेंट या फिर वेरियस मल्टीप्लायर्स जो आप देखते हो उसके ऊपर। यानी कि इस तरीके के इस बार जो गाइडलाइंस लाया गया है हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग को अपने कंट्री में बूस्ट करना है, वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो कंप्लीट मैन्युफैक्चर होना चाहिए जो भी डिफेंस प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का। साथ ही साथ एक लिस्ट ऑफ वेपन और जो प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट उसको बैन करना है, इंपोर्ट करना मतलब कि इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसको बैन कर देना है। एक लिस्ट यहाँ पे तैयार करना है कि क्या क्या वेपन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये लिस्ट में वो सारे वेपन होंगे जिनको हम लोग को दूसरे कंट्री से अब नहीं लेना। ये सारे वेपन को हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो भी इस गाइडलाइन के अंदर रखा गया है। साथ ही इंपोर्टेड जो स्पेयर्स है उसका इंडिजनाइजेशन करना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं दूसरे कंट्री से, तो अब क्या करना है ना कि उसको हम लोग को अपने ही कंट्री में बनाना है। और हम लोग जब अपने कंट्री में बनाएंगे ना तो उस प्रोडक्ट का जो लेबल होगा ना उसमें मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया वो सारा टैग नहीं होगा, उसमें मेक इन इंडिया का टैग होगा। साथ ही साथ आप देखो कि न्यू एफडीआई पॉलिसी भी यहाँ पे कुछ होगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। बाहर के इन्वेस्टर्स जो है इन सारे डिफेंस सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ न्यू यहाँ पे एफडीआई पॉलिसी होगा जिससे कि फॉरेन ओरिएंटल जो फॉरेन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो यहाँ पे इंकरेज हो सके और मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस जो एंटिटीज़ है उसको वो सेटअप करें। तो ये सारी बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ऑफसेट बात की जा रही है, यानी कि ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज्ड है, ये सारी चीज़ें। तो ऑफसेट मतलब क्या होता है? ऑफसेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है ना कि जो फॉरेन डिफेंस होते हैं, फॉरेन डिफेंस जो एंटिटीज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनको यहाँ पे मैंडेट किया जाता है कि वो एटलीस्ट 30%, यानी कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना उसका बस 30% ही वो स्पेंड करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि कुछ भी जैसे कि मान लीजिए कि मिराज 20 जो है वो हमें अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करना है, तो अब हम लोग उनको अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना टोटल वैल्यू कितना है? तो टोटल वैल्यू है यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मान लीजिए कि $100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट को जो है ना वो प्रोक्योर करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से ही प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम लोग इसके कंपोनेंट को बनाने लगे तब जाकर हम लोग जो है यहाँ पे मिराज 20 को बनाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट विल टेक अराउंड 5 to 10 years या फिर मोर देन दिस, ओके। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अभी क्या है कि हमें जो है ना प्रोडक्ट को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना है, उसके जो कंपोनेंट्स, उसके जो पार्ट्स हैं ना हम लोग दूसरे कंट्री से अभी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे वेपन का जो हमें दूसरे कंट्री से बना बनाया नहीं लेना है, हमें अपने ही कंट्री में बनाना है, लेकिन इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो हम दूसरे कंट्री से ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि $100 है जिसमें कि हम लोग मिराज 20 बनाएंगे। अब मिराज 20 अगर हम लोग $100 में बना रहे हैं तो यानी कि टोटल वैल्यू तो इसका $100 है, लेकिन हम लोग को ऑफसेट करना है। यानी कि ऑफसेट जो पॉलिसी रखा गया है इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट $30 तो यहाँ पे हम लोग खर्च करेंगे ही इसको बनाने में। यानी कि यहाँ पे हम लोग खर्च करेंगे
सॉरी 30% जो है ना हम लोग यहाँ पे खर्च बनाने में खर्च नहीं करेंगे। 30% हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट को प्रोक्योर करने में एटलीस्ट खर्च करेंगे। इससे ज़्यादा हो जाए तो नो इशू, लेकिन हाँ कम से कम रखा गया कि 30% टोटल वैल्यू जितना है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का, उसका 30% जो कंपोनेंट हम लोग को खरीदना है वो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग खरीदेंगे। तो ये ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज्ड है। यानी पहले हम लोग क्या करते थे कि पूरा का पूरा ही खरीद लेते थे, $100 हम लोग दूसरे को दे देते थे और पूरी की पूरी हम लोग जो है ना फाइटर जेट ही खरीद लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना वैल्यू रखेंगे कि हाँ इसको मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन हाँ उसके कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह को के लिए जो है ना हम लोग कितना खर्च करेंगे, तो ऑफसेट हम लोग इसको बना के रखें। फाइन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, इस तरीके का पॉलिसी क्यों लाया गया है, क्यों। आप लोग ये सोचो, सबसे पहले अगर कोई पॉलिसी चेंज किया जाता है ना तो उसमें ये फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए कि क्यों चेंज किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम था डीपीपी में जो डीएपी लाया गया है। तो सबसे पहला है, आप लोग समझ ही गए हो कि हम लोग को इंपोर्ट खत्म करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है आफ्टर कोरोना पोस्ट कोविड-19, तो इसमें हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंसी हमें अपना इंपोर्ट का कम करना है। तो हम लोग जो है ना वन ऑफ द टॉप डिफेंस हार्डवेयर परचेजेस है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप लोग समझ में आप लोग को अंतर अगर नहीं पता है तो मैं बस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अलग से बताती हूँ। हार्डवेयर होता है कि कोई भी सामान जो हार्ड है, जिसको आप छुओगे तो समझ में आएगा कि वो हार्ड है और उसको आप टच भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कोई भी गैजेट्स टच कर लेते हो, ठीक है। अब कोई भी आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आप उसका सीपीयू देखते हो या फिर उसके मॉनिटर देखते हो, माउस देखते हो, उसका मदरबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर है जो कि बहुत हार्ड है और मशीन है, साथ ही आप लोग उसको टच भी कर रहे हो। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि आप लोग देखो कि वो सॉफ्ट होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है ना उसको आप लोग टच नहीं कर सकते हो, बस उसको आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर वगैरह आप देखते हो कि कोई भी किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसके लिए भी मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। हार्डवेयर की तो ज़रूरत है ही कि मुझे यहाँ पे माइक चाहिए, मुझे एक यहाँ पे टैब चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बट सॉफ्टवेयर क्या हो गया कि जिस मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आप रिकॉर्ड करके आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। यूट्यूब क्या हो गया, तो वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, हालांकि उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। फाइन। तो हम लोग को अपना जो है पहले डिपेंडेंसी ख़त्म करना है। हम लोग को अपना जो है ना टॉप लेवल पे हम लोग हार्डवेयर परचेज़र है तो ये टैग हटाना है। हमें परचेज़र में टॉप नहीं होना है, हमें अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में टॉप होना है। सेकंड है कि ओवरऑल इकॉनमी बूस्ट होगी। देखिए जब हम लोग कोई भी चीज़ बाहर से खरीदते हैं ना तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है हमारे यहाँ का और हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। कल मैं आप लोग को लेसन ले रही थी, सॉरी योजना का तो आया ही नहीं, जिसमें मैं यही बताई थी कि सरकार की हमेशा फिस्कल डेफिसिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं ना, तो जब भी आप दूसरे कंट्री से खरीदोगे किसी भी चीज़ को तो वो आपको महंगे दाम में देंगे, लेकिन वही चीज़ आप अपने आप से बनाने का कोशिश करोगे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको किफ़ायत होगा, कहीं ना कहीं आपके कुछ पैसे तो ज़रूर बच जाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर कुछ पैसे बचते हैं तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और उसको खर्च करेंगे। तो यही चीज़ है कि हमारा ओवरऑल जो इकॉनमी है ना वो बूस्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट का एम है कि यहाँ पे 1.75 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक लेकर आना है। और तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज यहाँ पे आपका नंबर है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपना सेव कर सकते हैं। साथ ही कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव करनी है, हमारे आर्म फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी जब आप समझो कि हम लोग अगर कैपेबल हो गए कि हाँ चलो अब हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं, जितने भी वेपन्स वगैरह हैं, और आर्म फोर्सेस को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो अगर हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर कर ले तो इससे क्या आसान होगा ना कि हम लोग यहाँ तो जानते हैं कि हमें अपने आर्म फोर्सेस के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं ये हम लोग सोच लेते हैं कि चलो इतना नहीं मंगाएंगे क्योंकि पैसा बहुत कम, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो चलो 5 की जगह अगर 5 यहाँ पे वेपन की ज़रूरत है तो हम लोग 3 मंगाते या फिर 2 ही मंगा लेते क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है। तो आप लोग समझो कि जब हम लोग दूसरे कंट्री से ये 2 मंगाते हैं ना तो वो उतने ही पैसे में हम लोग मंगा रहे, अगर अपनी कंट्री में बनाएंगे ना, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो पाँचों के पाँचों वेपन बना लेंगे उतनी ही कॉस्ट में। तो इससे क्या होगा कि जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी वो बढ़ेगी। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर होगा हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लीड इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगी, कैपिटल्स के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, तो वो हमारे यहाँ और इन्वॉल्वमेंट होगा। आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे ही देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में तो आप देखोगे कि बहुत आगे है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में कहीं ना कहीं आज के भी डेट में हमें पीछे है। तो ज़रूरत है हमें कि
प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करने का। अब आप देखो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? स्पेस में हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसरो को प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है? तबकि आप देखते हो कि इसरो इज़ वन ऑफ द प्राइड ऑफ आवर इंडिया, तो उसको प्राइवेटाइज करने का क्या ज़रूरत है? तो प्राइवेटाइज करने से एक अलग तरीके की बेनिफिट देखने को मिलती है। प्राइवेट कंपनीज़ में दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, एक तो एडवांसमेंट बहुत होता है, दूसरा पंक्चुअलिटी बहुत होती है, तो ये, और तीसरा आप मनी फैक्टर भी कह सकते हो। तो ये तीनों तरीके से जो है ना हमारा प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ही बूस्टअप है, बहुत ही बेटर है। तो ये पूरी तरीके से सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम लोग इस तरीके की पॉलिसी पे अब आ चुके हैं। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी पे अब हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑफसेट के बारे में बताया जा रहा है, जो मैं अभी बताई हूँ। तो ऑफसेट में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि हमारा डोमेस्टिक जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। ऑब्वियस है कि आप समझो कि अगर $100 आप लोग यहाँ पे पूरा वैल्यू सेट किए हो, इसका 30% जो है $30 वो हम लोग जो है कंपोनेंट खरीद रहे हैं, तो $60 जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने में तो दे रहे हैं ना, है कि नहीं? तो ये वाली बात है। तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो गया। अल्टीमेटली हम लोग को वही काम करना है। साथ ही एफडीआई अगर आप लोग देखो कि तो एफडीआई भी बढ़ाया गया है। पहले 49% था ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन अब 74% हो गया। तो एफडीआई की अगर आप लोग बात करोगे तो दो तरीके का रूट होता है, वन इज़ ऑटोमेटिक रूट एंड सेकेंड इज़ गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर्स में, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट अप्रूवल ले, बट इन गवर्नमेंट रूट उनको यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। जब उनको अप्रूवल पास हो जाता है तभी वो डिफेंस सेक्टर्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आप देखोगे कि आज के डेट में ऑटोमेटिक रूट में ही ये जो है आपका बढ़ाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट से यहाँ पे अगर वो बैठ जाते हैं अप्रूवल लेने के लिए, तो इन्वेस्टर्स को जो है ना बहुत ज़्यादा डिले झेलना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो हमारी सरकार थोड़ा सो के काम करती है। तो बस यही वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। साथ ही हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देख रहे थे, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स देख रहे थे कि पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंडियन वेंडर्स की कैटेगरी में रिजर्वेशन भी मिलेगा, यानी कि आप देखो कि इंडियन IDDM है, अगर इसके कैटेगरी को आप बाय करते हो, मेक 1 है, मेक 2 है, प्रोडक्ट एजेंसी है डिफेंस में, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, साथ ही यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, तो ये सब है जिसको कि रिजर्व मिलेगा। इंडियन वेटर्स जो है ना उनको रिजर्व किया जाएगा, और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीन्स रिजर्वेशन, आप समझ रहे हो ना, कि इन सबको जो है इसी के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। जैसे कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, तो कोई भी अगर यहाँ पे आपका वेपन बनाना है तो उसके लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम किनको दिया जाएगा? तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट एजेंसी है उन्हीं को दिया जाएगा। तो रिजर्व रखा जाएगा, जिससे कि बेटर है। मोर प्रपोज्ड मेजर्स भी हैं यहाँ पे, तो ये सारा काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आप समझो कि जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसका यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। इसके अंदर क्या है कि एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सपोर्ट मिलेगा। कोई सपोर्ट एरिया में, कोई स्पेसिफाइड एरिया में जहाँ पे एक्विजिशन प्रोसेस करना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट करना है, तो वो सारे एरिया में क्या है ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका यूनिट को सेटअप किया जाएगा। साथ ही जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी कि और ईजी बनाया जाएगा। साथ ही इस पॉलिसी में जो है एक सिंगल स्टेज अकॉर्ड रखा जाएगा, वो भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का, यानी कि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और $500 करोड़ तक का यहाँ पे विदाउट एनी डिले जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लीजिंग भी है, यानी कि एक न्यू कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है एक्विजिशन का, कि जो एग्जिस्टिंग बाय एंड मेक कैटेगरी है ना, जिसको कि सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ह्यूज इनिशियल जो कैपिटल आउटले है, तो उसमें क्या है ना कि लीज पे भी दिया जाएगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको दे दिया जाएगा। आप उस तरीके के मतलब कि वेपन या फिर कोई भी यहाँ पे आर्म, कोई भी यहाँ पे आपका मिलिट्री इक्विपमेंट है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी है, यानी कि एक्विजिशन जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर होगा, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट इंडियन फर्म्स की भी आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा विथ फॉरेन, यहाँ पे जो फॉरेन OEM है, मेक इन इंडिया इन डिफेंस में, तो काफ़ी बेटर है। यानी कि अगेन आप देख सकते हो कि प्राइवेट इंडियन फर्म्स की यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन जो पार्टनरशिप जो मॉडल है ना, इसमें पार्टिसिपेशन आपका देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर्स का, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा सिस्टम सप्लायर में। ठीक है, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप्स है ना, इससे हमारे यहाँ का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हांस होगा प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू ही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग DAP के बारे में देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। अभी ये अनवील किया गया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का। आत्मनिर्भर भारत के बाद ही हम लोग ये चीज़ सोचे हैं कि डिफेंस सेक्टर्स में भी हम लोग को अब जो है
अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करना है और आत्मनिर्भर होना है, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जितनी भी मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर कोई भी वेपन है उसको अब हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचेंगे। इससे हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा हो पाएगा, साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी बूस्ट हो पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फीचर्स रखा गया, उसको आप लोग देख लीजिए। सिग्निफिकेंस भी रखा गया है, उसको हम लोग ने देखा। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पायरेसी इन इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पे पायरेसी की बात की जा रही है। इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको जिदा अमेंडमेंट भी कहते हैं, उसको ये ज्वाइन किया गया है। और एज एन ऑब्जर्वर, तो किसी भी यहाँ पे अमेंडमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हैं तो फुल मेंबर होता है या तो ऑब्जर्वर होता है। तो फुल मेंबर कहने का मतलब है कि हम लोग को A to Z प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का हक है। लेकिन ऑब्जर्वर कहने का मतलब है कि हम लोग पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट हम लोग के पास राइट टू वोट नहीं होता। यानी कि ऑब्जर्वर मेंबर जो होते हैं ना, उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वोट करने का अधिकार नहीं होता। तो अभी हम लोग ऑब्जर्वर मेंबर यहाँ पे बने हैं जिदा अमेंडमेंट या फिर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है ये। तो एक बार देख लेते हैं कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IMO भी कहते हैं। इनके तहत इसका एम है कि जो पायरेसी है और जो आर्म्ड रोबरी होता है शिप्स वगैरह में, तो उसको यहाँ पे कम करना है, वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, गल्फ ऑफ एदन में और रेड सी में। आइए पहले मैप में देख लेते हैं, फिर आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। ये वाली मैप आप देख सकते हो, इसमें आप समझ पाओगे। ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन अगर हम लोग कहें तो ये अरेबियन सी वाला ही एरिया आपको देखने को मिलेगा, इसका और नीचे वाला एरिया देखने को मिलेगा। बट ये जो एरिया है ना, जहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये देखिए आप, क्या ये रेड सी है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमन है। तो ये वाली जो रीजन है ना, ये सब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चोरी चमारी बहुत होता है। यानी कि जो भी यहाँ पे शिप्स वगैरह जो गुजरते हैं ना, उसमें इस इंडियन ओशन में अंदर डूबे डूबे आपको जो है ना पायरेट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो समुद्री चोर जिनको कहते हैं, वो सारे चोर यहाँ पे बहुत होते हैं और काफ़ी चोरी भी कर लेते हैं सामान का। तो यूरोप से अगर कोई भी सामान इस तरीके से आ रहा है या फिर कहीं से भी आ रहा है, तो मेनली आपको यही सारे रीजन से देखने को मिलेगा। तो ये दोनों रीजन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी वगैरह होता है, मेनली इस रीजन में बहुत ज़्यादा चोरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे आप देखो कि जिबूती है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। ये वाली रीजन आप देखो, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ एदन है, ये रेड सी है, अरेबियन सी हो गया, ये इंडियन ओशन है, तो ये आपका जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन हो गया। यहीं पे आप लोग देखो कि ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। ये हॉर्न है, सिंह जैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 कंट्री है आपका, एक तो है एरिट्रिया, एक है यहाँ पे जिबूती, दिस इज़ जिबूती, एंड सोमालिया एंड इथोपिया, ठीक है। ये 4 कंट्री है जिसको कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कहते हैं। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस रीजन में यहाँ पे जिबूती, ये आपका जो है ना जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, इसको अभी इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। फाइन, अब आप लोग लोकेशन देख लिए, अब आते हैं बात करते हैं हम लोग। सो मैप लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मैप लोकेशन के आप लोग अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, GS पढ़ रहे हो, तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। लेकिन एक बार मैप देख लेने से क्या होता है ना कि चीज़ें माइंड में आपको फिक्स हो जाती है, फिर चीज़ें समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो ये जो जिदा अमेंडमेंट है, इसमें आप देखो कि जो जिबूती जो कोड है ना, उसको और बढ़ाने का यहाँ पे एक मौका मिलेगा। यहाँ पे आपका हाई लेवल मीटिंग होता है जिदा में। जिदा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। साथ ही जो गलत तरीका यहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पायरेसी होता है, आर्म ट्रैफिकिंग होते हैं, मीन्स जो आर्म्स है वो सारी चीज़ों की चोरी वगैरह भी होती है। ट्रैफिकिंग होता है नारकोटिक्स का, इलीगल ट्रेड देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ में, इलीगल ऑयल बंकरिंग भी होगा, यानी कि तेल वगैरह भी आप देखो जो सऊदी अरेबिया ईरान वाला एरिया, ये वेस्ट एशिया बहुत ही ज़्यादा जो है आपका हाईलाइटेड कंट्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो तेल का भी आयात निर्यात होता है, यानी कि मेनली इम्पोर्ट ही होता है, यहाँ से सारे एक्सपोर्ट ही होता है। तो ये सारे जगह इसलिए तेल की भी चोरी बहुत होती है। क्रूड ऑयल को तो यहाँ पे कच्चा तेल जो होता है उसको बहुत चोरी करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन स्मगलिंग और इलीगल डंपिंग, टॉक्सिक वेस्ट जो होता है ना, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डंप भी किया जाता है। तो इतने सारे मिला जो जुलाकर जो है आपका गलत तरीके का एक्टिविटी होता है, इसी को रोकने के लिए ये आपका कोड बनाया गया है। यहाँ पे आप देखो 18 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, आइलैंड कंट्रीज़ है जो कि इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलेगा। एज एन ऑब्जर्वर इंडिया भी यहाँ पे अब एक साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो इंडियन ओशन रीजन में है उसको इन्हांस कर पाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि इंडियन ओशन रीजन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे PM मोदी जी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये पायरेसी होता क्या है और इसकी एसोसिएटेड थ्रेड्स और स्टेटस क्या है इंडियन ओशन ओरिजिन में, इसको देख लेते हैं।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो कि लॉ ऑफ द सी है, तो इनके द्वारा यहाँ पे आर्टिकल 101 के तहत बताया जाता है कि पायरेसी यानी कि एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन, डिप्रेडेशन, कोई भी काम अगर इस तरीके का जो वॉयलेंस हो, यानी कि आप जो है ना इस तरीके का जो लोगों में एक आक्रोश आ जाए, डिटेंशन हो, और या तो कोई भी तरीके का ऐसा काम जो कि हाई जो कमिट किया गया हो हाई सीज़ में, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स के द्वारा जो प्राइवेट शिप वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें अगर इस तरीके का वॉयलेंस का काम किया गया हो, क्योंकि वो लोग चोरी वगैरह करेंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ लोगों को यहाँ पे मारेंगे, कुछ लोगों को जो है डिटेन करेंगे, यानी कि बंदिश बना लेंगे। तो ये सारा काम जो किया जाता है दूसरे शिप, एयरक्राफ्ट, पर्सन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसको यहाँ पे पायरेसी कहते हैं। रिच पिकिंग्स आपको देखने को मिलेगा सी में है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि जो लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट और जो पॉवर्टी है इस ज़मीन में, ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण जो है पायरेसी इस रीजन में बढ़ते जा रही है। जो यहाँ पे चोरी चमारी का जो इशू है ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि शिप को हाईजैक कर लेते हैं, यानी कि जो शिप जा रहा है ना उसको कहीं और दिशा में ले जाकर जो है ना वो लोग उसको छुपा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और पूरा का पूरा माल जो है उसे गायब कर लेते हैं। साथ ही फोकस करते हैं कि उसमें किडनैप कर ले या फिर रैंसम पेमेंट हो। रैंसम पेमेंट क्या होता है ना कि फिरौती मांगते हैं, यानी कि शिप को जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और जहाँ से शिप आया है, जिस कंट्री से निकल कर आया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया का अगर कोई क्रूड ऑयल का शिप है, तो उसको ये मतलब कि किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं कि वो उनको इतना पैसा दे दे तो वो इस शिप को छोड़ देंगे। तो ये सारा काम भी यहाँ पे इस तरीके का किया जाता है। थ्रेट क्या है? थ्रेट है सबसे पहला नेशनल और रीजनल इकोनॉमीज़ के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोग देखो कि ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई रिस्क एरिया बताया जाता है, इतना एरिया, ठीक है। डर डर के तो बहुत सारे शिप्स यहाँ पे पास होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि इस तरीके का अगर एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे कंट्रीज़ तो इसी में डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया से जो क्रूड ऑयल आता है, ये सारे हमारा मेनली इंडिया भी आप जानते हो, चाइना है, यूएस है, सबको इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो रीजनल और नेशनल इकॉनमीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। 90% से ज़्यादा जो अफ्रीका का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो इसी एरिया से, इसी सारे सी से मूव होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट होते हुए दिखेगा। पायरेसी का इंटेंशन क्या होता है कि वो अटैक करे, यानी कि शिप में जो है या तो ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के अगेंस्ट में वो यहाँ पे अटैक करते हैं, जैसे टैंकर्स है, बल्क कैरियर है, टग्स है, तो उसमें वो अटैक करते हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग देखो कि ये जो पायरेसी थ्रेट है इंडियन ओशन रीजन में, तो इसको सबसे पहले 2008 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के द्वारा, और एक यहाँ पे जो है ना काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस के लिए। तो उस समय क्या था कि पायरेसी को यहाँ पे एक मेजर थ्रेट रखा जाता था लोकल और ग्लोबल पीस सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस तरीके का चोरी वगैरह अगर हो रहा है वो भी इतने हाईलाइटेड एरिया में, तो ये हमारे ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल वाली बात है। साथ ही ये जो थ्रेट ऑफ पायरेसी है ये 2011 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि उसी साल में 160 मेजर इंसिडेंट देखने को मिले थे। 2013 में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ अटैक और हाईजैकिंग है ना, ये आपका धीरे धीरे कम होने लगा। 2019 में ओनली 2 अटैक्स जो है वो रिपोर्ट किए गए इस रीजन में। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से ये देखने को मिला है कि डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि इस तरीके का अभी जो जिदा एग्रीमेंट है, तो इससे ये देखने को मिला है कि ये जो काम होते हैं, चोरी चमारी होती है, हाईजैकिंग होती है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हुए हैं। हाई रिस्क एरिया बताया जाता है पायरेसी का इंडियन ओशन में, तो ये भी अब कम हो गया है। हाई रिस्क एरिया जो है रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा है, आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। साथ ही सी फेयरर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे इस पायरेसी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और अराउंड आप देखोगे कि हाफ जो है वो यहाँ पे फिलीपींस से, इंडिया, यूक्रेन और नाइजीरिया से वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पायरेसी और आर्म्ड रोबरी अगर हम लोग सी में देखें 2018 में, तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये आपका ज़्यादा होता है। लो कंसंट्रेशन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ब्लू आपका एरिया है, जहाँ पे रेड है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि इस एरिया में आपका हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन अगर हम लोग देखें पायरेसी का, तो वन अर्थ फ्यूचर रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि वन अर्थ फ्यूचर जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि ग्लोबल एनुअल स्टेट ऑफ मैरीटाइम पायरेसी है। 2019 की ये रिपोर्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कुछ रीजन जो वर्ल्ड में है वो अटैक हो ही रहे। वेस्ट अफ्रीका जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है और अब यहाँ पे फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है। 2018 में 112 यहाँ पे पायरेसी इंसिडेंट्स देखने को मिला है वेस्ट अफ्रीकन वाटर्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। एशिया में मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे जो है मलक्का स्ट्रेट, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया में है। हाई नंबर ऑफ अटैक्स थे 2015 में। अटैक अगर हम लोग कैरिबियन में देखें, ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। कोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिकाज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वेनेजुला की अगर बात करें तो ये हॉट स्पॉट है आज के डेट में पायरेसी पर्टिकुलरली, क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है वेनेजुला वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको ये हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा।
तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या एफर्ट्स लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इस पायरेसी को यहाँ पे काउंटर कर सके। एक लार्ज परसेंटेज आपका इंडिया का ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को ऑयल और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मिलता है और ये हमारे गल्फ़ ऑफ एडन से पास होता है। तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया का इंपोर्ट जो गल्फ़ ऑफ एडन रूट से है ना, वो वैल्यू है टोटल 50 बिलियन यूएसडी डॉलर का, और जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे 60 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का भी है। तो ह्यूज इम्पैक्ट लगेगा अगर इस तरीके का ऐसे ही अगर चलते रहा, थ्रेड चलते रहा इस रीजन में, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं और क्या लेना चाहिए। सबसे पहले स्कॉट और प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इंडियन नेवी जो है उनको यहाँ पे कमेंस करना चाहिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल होना चाहिए गल्फ ऑफ एडन में, और ये हो भी रहा है 2008 से। इंडियन नेवल और जो कोस्ट गार्ड शिप है उनको भी डिप्लॉय किया गया है पायरेसी प्रॉन एरिया में, जो कि इंडियन कोस्ट के अगल बगल है। साथ ही अराउंड 1000 प्लस शिप्स जो है वो वेरियस नेशनलिटीज़ के, उनको भी स्कॉट किया गया है। मोर देन 40 पायरेसी अटैक्स को जो है यहाँ पे रोका गया है इंडियन फोर्सेस के द्वारा आज तक। साथ ही ग्लोबल कोऑर्डिनेशन देखें तो मल्टीलैटरल के द्वारा यहाँ पे मल्टीलैटरल में यहाँ पे पार्टिसिपेट करके जो है बहुत सारे पायरेसी को रोका भी गया है। इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शंस, जिसको शेड कहा जाता है। इनके द्वारा यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट की जाती है, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्री है अगर इस तरीके का पायरेसी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहाँ पे शेयर भी करते हैं। इंडिया, जापान और चाइना की बात करें तो इनके द्वारा एक पेट्रोल भी कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिसमें कि आपका जो कंबाइंड मैरीटाइम एसेट है स्कॉट शिप का, उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सके। तो ये दो स्टेप है जो कि इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है, और भी स्टेप लिया जाएगा। तो स्कॉट और प्रोटेक्शन है। तो स्कॉट कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा वेजल शिप्स कोई भी आ रहा है, शिप्स आ रहा है सऊदी अरेबिया से, ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ लोग वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के या फिर कुछ भी नेवी के लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे, उस शिप्स में रहेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्कॉट है। पेट्रोल तो आप लोग समझते हो, जैसे आम दिनों में भी आपका रातों में पुलिस लोग पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं इस एरिया में। तो वैसे ही इस एरिया में इंडियन ओशन, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन वाला रीजन है, उसमें भी पेट्रोलिंग चलते रहता है। तो ये दो तरीके से आपको देखने को मिल गया, एक तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है, एक स्कॉट और प्रोटेक्शन दिया जाता है। बट और क्या यहाँ पे एफर्ट्स है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे लेकर आती है, जिससे कि पायरेसी को काउंटर कर सके इस रीजन में। तो सबसे पहला है कि कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। एडहॉक इंटरनेशनल फोरम है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ता है, जब ऐसा लगता है कि पायरेसी एक्टिविटीज़ इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको यहाँ पे कॉम्बैट करने के लिए इस तरीके का आपका ग्रुप बनाया जाता है। इसमें 90 से भी ज़्यादा नेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आज के डेट में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे मेस, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम है, जिसमें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो ईस्टर्न और जो सदर्न अफ्रीका और इंडियन ओशन है, इसमें ये प्रमोट करते हैं। इस मेज़ के अंदर इंडियन ओशन कमीशन के भी यहाँ पे कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। बेसिकली इंडियन ओशन कमीशन में 5 यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज़ है, तो वो यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेनली 2 रीजन आपको देखने को मिलेगा, एक तो मडागास्कर और सिचलीस है। तो आइए देखते हैं एक बार। तो इसमें आप देख सकते हो, बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। ये है यहाँ पे देखिए, ये हो गया वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये हो गया ईस्टर्न इंडियन ओशन। यहाँ पे सोमालिया वाले रीजन पे बात किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ईस्टर्न सोमालिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ये सदर्न अफ्रीका, ठीक है। तो इंडियन ओशन कमीशन के 2 यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज़ है, एक तो सिचलीस आइलैंड है और दूसरा ये मडागास्कर है, ठीक है, मडागास्कर आइलैंड, जो कि यहाँ पे इसमें काम करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम। तो मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन में कोई भी क्राइम होता है, ड्रग्स वगैरह होता है, तो इसको यहाँ पे ये टैकल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि जितने भी यहाँ पे मैरीटाइम क्राइम है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी करते हैं। और फोकस किया जाता है जो क्रिमिनल जस्टिस कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि यहाँ पे रीजनल जो पायरेसी प्रोसिक्यूशन मॉडल लाया जाता है, लीगल फिनिश प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो पायरेसी ऑपरेशन है उसको काउंटर किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि अदर इंपॉर्टेंट रीजनल एफर्ट्स भी है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन लोन चार्टर है। ये अफ्रीकन चार्टर है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, जिसमें कि बेसिकली यहाँ पे अफ्रीका में सेफ्टी और डेवलपमेंट का काम किया जाता है। 2016 से ये आया है। उसके बाद आप देखो यान्डे कोड ऑफ कंडक्ट है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करूँ, बट देख लीजिएगा ये। इसमें सिग्नेटरी नेशंस कौन है, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका ही है, और ये काम करते यही सारे इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी होता है, मैरीटाइम टेररिज्म हो रहा है या फिर IUU जो फिशिंग वगैरह है, गलत तरीके से जो फिशिंग वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है।
अब रूट कॉज देखते हैं, यहाँ पे एड्रेस करना है हमें रूट कॉज, मेनली यहाँ पे क्या कारण है, इसी रीजन में इतना ज़्यादा चोरी क्यों होता है, इसी रीजन में इतना ज़्यादा पायरेसी वगैरह, हाईजैकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये पहले रूट कॉज समझने की कोशिश कीजिए। रिसेंट पास्ट में यहाँ पे देखा गया है कि काउंटर जो पायरेसी एफर्ट्स है इंडियन ओशन रीजन में, इसमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, बट फिर भी पायरेसी की प्रॉब्लम तो आज भी एग्जिस्ट करी है। तो पायरेसी की प्रॉब्लम जो मेनली यहाँ पे एग्जिस्ट करी है वो सोमालिया की वजह से। एक बार आइए देखते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के कारण होता है, क्योंकि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा ये आपका पुअर है। पोवर्टी आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो गरीबी आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही देखने को मिलेगा। उसके बावजूद ये सोमालिया वाले इतने ज़्यादा गरीब है कि उनके पास खाने पीने तक के लिए भी सामान नहीं होता। तो वो मेनली क्या करते हैं, वो रोबरी करते हैं, वो चोरी करते हैं, वो यहाँ पे जो है डाका डालते हैं, क्योंकि उनको यही चीज़ ठीक लगता है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है काम करने के लिए, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही उनके लिए अर्न करने के लिए कोई भी स्कोप है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो भी शिप वगैरह जाते हैं उसको लूट के वो अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। तो मेनली यहाँ पे रूट कॉज जो है वो पोवर्टी निकल कर आता है। तो ये समझ में आ गया। साथ ही लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है सोमालिया के कोस्टल कम्युनिटीज़ में, लैक ऑफ लीगल गवर्नेंस और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। तो मेनली जो लीगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन रूट कॉज है, जो कारण है, उसको समझेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो यहाँ पे बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो जो स्मगलिंग वगैरह है उसको हम लोग को एड्रेस करना है, जिससे कि मनी फ्लो जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो पाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है सोमालिया के नेवी पे, और कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे काउंटर पायरेसी एफर्ट्स लेकर आना है, जिससे कि जो पायरेट ग्रुप है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना है और इस तरीके का जो काम है वो कम कर सके। और सोमालिया कंट्री पे भी बेटर तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी बेटर तरीके से लोगों को जो है पॉवर्टी से बाहर निकालना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है वहाँ पे काम करें। और जब लोग काम करेंगे, कुछ अर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक इस तरीके का काम छोड़ देंगे। ठीक है, हमें जो है जो यहाँ पे पुंटलैंड स्टेट ऑफ सोमालिया है उससे सीखने की ज़रूरत है। पुंटलैंड जो है वो सक्सेसफुली फाइट किया है पायरेसी को, वो भी 2008 से। और एक सेंटर है पायरेट एक्टिविटी का, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चोरी वगैरह होता था, बट अब नहीं होता है। एक फेडरल स्टेट है जिन्होंने प्रोएक्टिव और इफेक्टिव काउंटर पायरेसी मेजर्स लेकर आए और अपने यहाँ एक मैरीटाइम पुलिस फोर्स को वो इस्टेब्लिश किए। तो इसी से हमें सीखना चाहिए और यही चीज़ हमें पूरे सोमालिया में ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और भी जितने भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो पुअर है उन पे ये सारी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी हम लोग जो है यहाँ पे पायरेसी एक्टिविटीज़ को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ नया आपको पता चला होगा। यहाँ पे हमारी 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गई। एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि हमने देखा क्या यहाँ पे। तो पायरेसी इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया भी अभी एक ऑब्जर्वर स्टेट जैसा यहाँ पे जिबूती जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको जेदा अमेंडमेंट कहा गया है, तो उसमें हम लोग ने यहाँ पे साइन किया है, ज्वाइन किया है बेसिकली। तो जेदा जो है वो सऊदी अरेबिया का आपको एक सिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पायरेसी हो रहा है, मेनली रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और वेस्टर्न इंडियन ओशन वाले रीजन में। तो इस ग्रुप में आपको 18 मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पायरेसी क्या होता है, थ्रेट क्या है, स्टेटस क्या है आज के डेट में। तो पहले बहुत था लेकिन आज के डेट में कम होते जा रहा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपका हाई रिस्क एरिया था, एक समय था हाई रिस्क एरिया था, बट अब ये हाई रिस्क से थोड़ा कम हो चुका है। तो पूरा कंडीशन हमने देखा, ग्लोबल सिचुएशन भी देखे कि कहाँ कहाँ पे, एक तो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे ऐसा पायरेसी होता है। तो हॉट स्पॉट के बारे में भी हमने देखा और क्या क्या एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, स्कॉट और प्रोटेक्शन है, और साथ ही ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है, साथ ही क्या क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा एफर्ट्स लिया गया, इसको हम लोग ने देखा। और जो रूट कॉजेज़ है, जो पॉवर्टी है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के बारे में हमने देखा। एक लेसन भी देख लिया, यानी कि ये आपका जो है केस स्टडी हो गया, तो इसको भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते, और कल से आप लोग की रेगुलर वीडियो आएगी 4 बजे, उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।